ये है बेंजामिन नेतन्याहू। सोचिए, इजराइल का प्रधानमंत्री। यूनाइटेड नेशन ने इसे दोषी करार दिया है जेनोसाइड का। सोचिए, नरसंहार का दोषी है। इसे इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ने नरसंहार का दोषी पाया है और यह शख्स अब खुद कबूल रहा है कि उसके कहने पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। मैं जो आपको पहले दिन से कह रहा था, जब 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, कि इसी शख्स के पास एप्स्टीन फाइल की सारी वीडियो है और जिसकी वजह से ये तमाम देश के नेताओं को मजबूर करता है अपने पक्ष में बात करने के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री इसी शख्स के देश में जाकर कहते हैं मदरलैंड फादरलैंड। यूनाइटेड नेशंस, सोचिए, यूनाइटेड नेशंस ने इसे दोषी करार दिया है जनसंहार का। फिलिस्तीन में जो मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मारे गए हैं, उसका ये दोषी करार दिया गया है। और ये दोषी करार देने वाले कौन लोग हैं? एक मुरलीधर हैं जो पूर्व जज हैं, जो अब यूनाइटेड नेशंस में। उन्होंने बताया है कि कैसे इस शख्स ने छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, महिलाओं का कत्ल किया है। फिलिस्तीन जिसके पास न अपनी सेना थी, न अपनी आर्मी, न अपना नेवी, न अपना एयरफोर्स, वहां पर इसने कोहराम मचाया, नरसंहार किया है। इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट जो है वो पहले ही इसे सजा दे चुका है और अब इसे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे दोषी करार दिया है। तो क्या होगा बेंजामिन नेतन्याहू का? सबसे बड़ा सवाल है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं बताऊंगा कि देर सवेर इस शख्स की पत्नी, इसका बेटा और ये जेल के पीछे होगा। ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर है, उन्होंने कहा है कि जिस दिन बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में कदम रख दिया, हम उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लेंगे। अब दुनिया के किसी भी देश में अब इसके लिए जगह नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका भी अब नहीं जा सकता है, मतलब ये सिर्फ इजराइल में भी सुरक्षित है, लेकिन इजराइल में भी बड़ी खबर आ रही है। इजराइल की आबादी लगभग 1 करोड़ है। 50 लाख लोग बंकर में डर से रहने को मजबूर हैं। इसका मतलब है कि देर सवेर इजराइल में भी इसको बड़ी सजा होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शख्स भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है। 2 जजों की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है इजराइल में, जो इसके खिलाफ जांच की सुनवाई कर रहे थे। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में महीनों प्रदर्शन चला था। पहले इसने संविधान बदलने की कोशिश की, उसके बाद इसने सुप्रीम कोर्ट में वहां के अपने मनपसंद जजों को रखना चाहा। उसके बाद जब बड़ा प्रोटेस्ट हो गया तो उसके पास एक ही रास्ता था, राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध में धकेल देना देश को, और उसके बाद इमरजेंसी लगा देना और सत्ता पर कब्जा कर लेना। खबर यह भी आ रही है कि इसी ने हमास के कुछ लोगों को पैसा दिया था कि तुम इजराइल में घुसो, कुछ लोगों को मार दो, उसके बदले में हम फिलिस्तीन पर हमला कर देंगे। और यही किया इसने। इस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप थे, गंभीर आरोप थे। उसके बाद इसने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया। राष्ट्रवाद के नाम पर गजा, वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन पर इसने कब्जे का ऐलान किया। फिलिस्तीन जिसके पास अपनी सेना नहीं, अपनी आर्मी नहीं, नेवी नहीं, एयरफोर्स नहीं, उसने वहां कोहराम मचा दिया। क्या हॉस्पिटल, क्या स्कूल, क्या अस्पताल, सब जगह बम गिराए। जहां जहां मन हुआ वहां वहां बम गिराया। उसके बाद इसके लोगों को खून का चस्का लग गया। उसके बाद इसने सपना देखना शुरू किया कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। फिर इसने लेबनान पर हमला शुरू किया और उसी के बाद इसका इतना मन बढ़ गया कि इसने अमेरिका को कहा कि ईरान पर हमला करते हैं। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप से मैंने कोई आदेश नहीं लिया था, मैंने कहा कि मैं ईरान पर हमला करने जा रहा हूं और ट्रंप हमारे साथ आ गया। इसका मतलब है कि एप्स्टीन फाइल की सारी वीडियो इसी के पास है। एप्स्टीन एक इजरायली था और यह साफ हो चुका है कि इसी ने साजिश करके दुनिया भर के नेताओं का वीडियो बना रखा है और जिनको ये ब्लैकमेल करता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। पूरी दुनिया में इसको लेकर अब वीडियो वायरल हो रहे हैं और सोचिए इसकी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ रही है। इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कैसे अरब देशों के बीच, खाड़ी देशों का जो ये पूरा युद्ध चला, ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जो युद्ध चला, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो भारत को है, क्योंकि भारत दुनिया में तेल खरीदने वाला दूसरा बड़ा देश है।
चीन सबसे पहला बड़ा देश है जिसको ईरान का सीधे तेल मिल रहा था, लेकिन होर्मुज बंद होने के बाद भारत को तेल मिलना बंद हो गया और इस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। उस सब के पीछे भी यही शख्स है, बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन देर सवेर इसको वो सजा मिलेगी जिसकी इसने कल्पना नहीं की थी। क्या इसकी हालत भी हिटलर की तरह होगी? क्या ये जेल में सलाखों के पीछे जाएगा? इजराइल के खुद के नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि यह शख्स जेनोसाइड, नरसंहार का दोषी है। इजराइल में भी ये चुनाव नहीं जीता था, इसने आपसी गृह युद्ध करवाया था। उसके बाद ये सत्ता में आया और सत्ता में बने रहने के लिए इसने ईरान से युद्ध करा दिया, फिलिस्तीन पर हमला कर दिया। उसके बाद ये लगातार सत्ता में बने रहने के लिए युद्ध से पीछे नहीं हट रहा है। तो सोचिए, ईरान के बहाने पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। कल तक जो लोग इजराइल की कस्में खाते थे, उसकी तकनीक की चर्चा करते थे, वो सब शर्मिंदा है और उनको लगता है कि अब इजराइल से कहीं आगे की चीज ईरान है। ईरान की ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि वो अमेरिका से भी 2 कदम अब आगे है। ईरान ने दुनिया भर के देशों को चौंका दिया है। उसने तेल रिफाइनरी का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ईरान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो वो तेजी से कर रहा है। अमेरिका को भी $325 मिलियन उसको चुकाने हैं। लेकिन इजराइल का क्या होगा? सोचिए, शहादत से पहले खामनेई ने कहा था, जिनकी शहादत की सारी रस्में अभी बाकी है, प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया गया है कि अगर अब ईरान पर हमला इजराइल ने किया तो वो नक्शे से खत्म हो जाएगा। कहा जा रहा है कि हमास जो फिलिस्तीन का लड़ाका है, हूती जो यमन का लड़ाका है और हिजबुल्ला जो लेबनान का लड़ाका है, ये तीनों मिलकर और ईरान जल्दी ही इजराइल पर बड़ा हमला करेंगे और उसके बाद इसकी कीमत 1 करोड़ इजरायलियों को चुकानी पड़ेगी। तो सोचिए, 21वीं सदी में बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को अस्थिर कर देते हैं। ट्रंप का मनोबल इसीलिए बढ़ गया था क्योंकि उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया था। उसे लगा था कि ईरान को मसल देंगे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने ठीक कहा है कि अगर हमारे पास ड्रोन और मिसाइलें नहीं होती तो हमारी भी हालत वही होती जो फिलिस्तीन का हुआ है। इसलिए उसने ऐलान किया है कि अब मुस्लिम देश, खाड़ी देश एक नेटो बनाएंगे। मुस्लिम देशों का एक संगठन बनेगा, जिस तरह से यूरोप का संगठन है नेटो, उसी तरह से खाड़ी देशों का एक संगठन बनेगा नेटो। और इस सब में अमेरिका अब सिर्फ देख रहा है। अमेरिका के हाथ में कुछ नहीं है। पूरा का पूरा उसका पेट्रो डॉलर कारोबार तहस नहस हो चुका है। सोचिए, इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर खाड़ी देशों को अमेरिका डर दिखाता था कि इजराइल तुम पर हमला कर देगा, और उसके बाद वो अपने सैनिक अड्डे खोलता था। खाड़ी देशों के तेल को वो डॉलर में कारोबार करने के लिए मजबूर करता था और वो खुद मालामाल होता था। इस युद्ध के बाद खाड़ी देशों ने अब तय कर लिया है कि उनका पूरा का पूरा जो कारोबार होगा वो उनके अपनी करेंसी में होगी और वो अमेरिका के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के सारे ठिकाने जो हैं वो ध्वस्त कर दिए हैं। इसी के साथ अमेरिका का साथ पूरा यूरोप ने छोड़ दिया है। मेलोनी तो यहां तक कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सनकी शख्स है और जल्दी ही हम उसके सारे सैनिक अड्डे और उसके जो कारोबार हैं इटली में और यूरोप में उसको बंद करने की यूरोपियन देशों से अपील करेंगे। तो ट्रंप पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और ईरान ने अपनी बादशाहत कायम कर ली है और अब पूरी दुनिया में ईरान की धमक है। यूरोप उसके साथ आ रहा है और सोचिए, ईरान के पास दुनिया का 40% तेल और गैस है, जिसके दम पर वो तेजी से अपने आप को आगे ला रहा है। अमेरिका को बड़ा हर्जाना देना पड़ेगा। तो 21वीं सदी में आज जो पूरी दुनिया में जो दिक्कत है उसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। सवाल है कि क्या इन दोनों से भारत को रिश्ता रखना चाहिए या पूरी दुनिया रूस और ईरान के साथ है, भारत को उससे अपना रिश्ता रखना चाहिए। ईरान हमेशा से भारत का शानदार दोस्त रहा है। उसने चाबहार बंदरगाह दिया, वो हमें अपनी करेंसी में तेल देता था, सस्ता तेल देता था और बदले में हमसे चावल और मखान लेता था। तो धीरे धीरे ही सही अमेरिका और इजराइल की बादशाहत खत्म हो चुकी है। पूरी दुनिया उसको खुली आंखों से देख रहा है और ये तय हो चुका है कि एक ईरान ने पूरी दुनिया में जो इस्लामोफोबिया के शिकार लोग थे उनकी भी आंखें खोल दी है कि इस्लाम में इस्लाम मानने वाले विज्ञान के भी करीब होते हैं
और वो दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार भी बना सकते हैं। तो ईरान की जीत से दुनिया जहां दंग है, वहीं पूरी दुनिया के लोग ये मान रहे हैं कि इजराइल की करतूतों की उसे सजा मिलेगी और देर सवेर इजराइल अब अपने दायरे से अगर बाहर निकला तो 1 करोड़ इजरायलियों की जान जो है वो खतरे में है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।